हूँ यारो, मुझे चल के जाना है। नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ संतोष सिंह और आज मुसाफिर हूँ यारों कार्यक्रम के दौरान हम इस वक्त किसान आंदोलन को कवर करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं और जिस बॉर्डर पे लगातार किसानों को लेकर एक नई सोच डेवलप हुई खाप पंचायत को लेकर, हमने आपको दिखाया कि खाप पंचायत क्या है, खाप पंचायत को लेकर जाट बिरादरी क्या सोचते हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात अजीत अंजुम जी से हुई और अजीत अंजुम जी इस पूरे आंदोलन के दौरान अगर हम बात करें तो मजदूरों के पलायन से लेकर इस किसान आंदोलन के दौरान अपने चैनल के सहारे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आम जनता तक पहुंचाए। बिहार के लोग भी इनके इस काम से काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ख़ास करके जब बिहार की बात होती है और अजीत अंजुम जी की बात होती है तो नए दौर में, इस दौर में जो लोग अजीत अंजुम जी के उस फेज को नहीं देखे हुए हैं उनके लिए लगता होगा कि भाई ये क्या आंदोलन है, किस आंदोलन को किस तरीके से कवर करते हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे सर अजीत अंजुम सर अन्ना आंदोलन से। आप उस आंदोलन को भी इसी तरीके से कवर करते रहे। उस आंदोलन में और इस आंदोलन में क्या आपको फ़र्क दिख रहा है? ये दोनों चीज़ के आंदोलन का बुनियादी फ़र्क पहला तो ये है कि वो आंदोलन सरकार को हटाने के लिए आंदोलन था, सरकार के खिलाफ आंदोलन था। भ्रष्टाचार उसका मूल था, मुद्दा भ्रष्टाचार, लेकिन कहीं न कहीं पूरी लामबंदी एक भ्रष्टाचार घपले घोटाले से घिरी सरकार के खिलाफ था और पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग उस समय भी मददगार थे। ये आंदोलन सरकार को हटाने का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है जिन्हें लगता है कि जो नए 3 कृषि कानून हैं वो कानून उनके हितों की हिफाजत नहीं करेंगे और उन्हें कई तरह की आशंकाएं हैं जिस पर बहुत बार बात हो चुकी है। तो ये बुनियादी फ़र्क तो यही है कि ये सरकार के खिलाफ, सरकार को हटाने के लिए आंदोलन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। बिहार की सरकार कहती है कि हमारे यहाँ तो एमएसपी लागू नहीं है, किसान कितना खुशहाल है। लेकिन आप बिहार से बाहर हरियाणा के भी किसानों को देखा है, आपने यूपी के भी किसानों को देखा और पंजाब के भी किसानों को देखा। तो ये जो तर्क देते हैं कि भाई एमएसपी की ज़रूरत नहीं है, क्या फ़र्क है एमएसपी प्राप्त जो जिन्हें एमएसपी का लाभ मिल रहा है उन किसानों में और अपने बिहार के किसानों में क्या? क्योंकि आप किसान परिवार से भी आते हैं और किसानियत से आप जुड़े हुए भी हैं, क्या फ़र्क है? ये फ़र्क बिहार के लोगों को भी समझने की जरूरत है। बिहार के लोग कहते हैं बेवजह आंदोलन है हम लोगों को, जबकि वो सच्चाई कुछ और है। लेकिन वो फ़र्क आप महसूस करते होंगे कि वो क्या फ़र्क है? देखिए, पहला फ़र्क तो यही है कि बिहार में जो एपीएमसी मंडियां हैं 2006 में ख़त्म हो गई थी और अगर देश में जितनी फसल खरीदी जाती है एमएसपी पर उसका 80 से 90% फसल पंजाब और हरियाणा में खरीदी जाती है और एफसीआई के गोदामों में जो अनाज भरे जाते हैं उसमें इन दोनों राज्यों की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। और जितनी फसल देश भर में 6% एमएसपी पर फसल खरीदी जाती है, शांता कुमार की रिपोर्ट है जो मैंने बताया, उसका 80 से 90% पंजाब हरियाणा में। तो जो एमएसपी का बेनिफिशियरी है, जिसको एमएसपी का पता है कि 1868 रुपये धान है और 1975 रुपये गेहूँ है, तो जिसको अब हो सकता है ये इसकी प्राइस में अभी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो जिसको इस फसल का पर इस कीमत पर जिसने बेचने का फ़ायदा समझा वो समझेगा कि इसके खतरे क्या है। जो बिहार और प्लस जो प्रति किसान ज़मीनों का अनुपात है प्रति किसान हेक्टेयर, वो बिहार और पंजाब में 3 गुने का फ़र्क है। अब उसके बाद पंजाब का किसान की खुशहाली देखें 50 साल से, हरित क्रांति से लेकर और फसलों का। बिहार का किसान खाने के लिए उपजाता है, पंजाब का किसान खाने के लिए भी और एफसीआई का गोदाम भरने के लिए भी और मंडियों में अनाज बेचने के लिए भी उपजाता है। तो अगर उस किसान को ये लग रहा है कि इन नए कानूनों से उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ खतरे हैं, अब ये मैं कृषि कानून के विस्तार में बात करेंगे, लंबा होगा, प्लस मंडियों का जो मुख्य तौर पर लगता है कि जो एपीएमसी मंडी है जहां आप जाते हैं फसल वहां एपीएमसी मंडी में डालते हैं और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होती है, आढ़तिये से आप पैसे लेते हैं और एक निश्चित रकम आपको मिलती है। उनको लगता है कि यहाँ प्राइवेट कंपनियाँ आएगी, बाहर बाजार होगा, उस कंपटीशन में प्रतियोगिता में जैसे प्राइवेट कंपनियाँ सरकारी कंपनियों को किनारे करती है, बीएसएनएल से लेकर दुनिया भर की उसकी मिसालें, ये उनको खतरा लगता है। बिहार और यहाँ में तुलना, पहली बात यही है कि जिसने उसके फायदे नहीं देखे वो उसका नुकसान नहीं देख सकता। और बिहार के किसानों का, जिसको 2 एकड़ 3 एकड़ खेत है, हम भी जानते हैं, बेगूसराय मेरा घर है, हम जानते हैं 2 एकड़ 3 एकड़ 2 बीघा 3 बीघे वाले किसान की क्या स्थिति वहाँ बिहार में है। वो मोटरसाइकिल से चलता है कि साइकिल से चलता है, किस तरह के घर में रहता है। यहाँ इसीलिए जब बात होती है कि पंजाब के किसान इतने बड़े ट्रैक्टर
क्वार्टर में हैं, खुशहाल हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, तो लोगों को लगता है किसान ही नहीं है। तो ये तो 50-60 साल से पंजाब के किसानों ने उस तरह से बनाया है। बिहार के लोग लाखों लोग मजदूरी करने आते हैं पंजाब के खेतों में। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क है, जो मैंने कहा एक लाइन में कि ये बेनिफिशियरी हैं उसके एमएसपी के, तो इसलिए इनको इसके खतरे पता है। जो बेनिफिशियरी नहीं है उसको उसका खतरा नहीं पता है, उसको इससे एक सपना दिख रहा है कि इससे बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाएगा देश में और जो कृषि रिफॉर्म होगा उसका फ़ायदा उसको मिलेगा। इस तरह का उसको नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो बुनियादी फ़र्क तो यहाँ ये है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये इस आंदोलन को आप लगातार कवर करते रहे, मजदूरों का पलायन, वो भी कहीं न कहीं किसान और मजदूर से जुड़ी हुई, एक अलग तरह के रोजगार के अवसर लोगों का गया, फिर किसान ही बचा, यहाँ से भी जो लोग मजदूर गए अंत में उनको किसान के रूप में ही वहाँ कुछ सब्जी पैदा किया, किसी तरीके से वो जीवन जिया। ये जो 7-8 महीने का जो दौर रहा, तो ये एक चीज़ें और चल रही कि एक बिहार इस देश की जो कृषि नीति है या कृषि की जो क्षमता है वो कहीं न कहीं आज भी इतनी मजबूत है कि कॉर्पोरेट को वो लाभ का मौका नहीं मिल पाता। जीडीपी जब रसातल में गया तब भी कृषि सेक्टर ने बताया। तो क्या ये एक रणनीति है कि हम उसके सहारे इनके उस पूरे सिस्टम को हम विध्वंस कर दें? किसकी रणनीति? मतलब कॉर्पोरेट की? आपको नहीं, लगता है कॉर्पोरेट की रणनीति मैं नहीं कहूँगा, तो सरकार बना रही है। और इस दौर में सरकार, देखिए हर दौर में सरकार कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाने वाली सरकार रही है। धीरू भाई अंबानी, जब धीरू भाई अंबानी बने तो मोदी नहीं थे, और धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी जब दुनिया के बड़े कारोबारी और अरबपति बने तब पहले की सरकारें भी थी, यूपीए की सरकार भी थी। लेकिन इस बीते 6 साल में आप देखेंगे कि चीज़ें केंद्रीकृत हुई है कॉर्पोरेट लेवल पर। अडानी का नाम हम 15 साल पहले तो नहीं सुनते थे जितना आपने 7 साल में देखा, और ये भी देखा कि कोरोना काल में जब सब डूबे तो 2 उभरे और उनकी आमदनी भी बढ़ी और दुनिया में दर्ज भी हुए उनकी इनकम के तौर पर। अब बात आती है कि जो इस तरह के जब कानून बनाते हैं तो उसके लिए एक रोल आउट प्लान होता है और उसके जो फुल प्रूफ प्लान होता है और उसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं, फॉलोआउट्स होते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं। यहाँ बहुत सारे जो कृषि जानकार हैं वो भी कहते हैं कि भाई इस तरह के कानून बनाने से पहले आपको 3 साल का 4 साल का रोड मैप बनाना चाहिए। एफपीओज कैसे, लोग दूध और सहकारी उसकी बात करते हैं कि सहकारी समितियाँ हैं दूध के सेक्टर में, और एक साथ गाँव के 10 गाँव के दूध खरीदती है और कहीं सेंटर पर बेचती है। यहाँ जब आप किसानों को कह देते हैं कि आप फसल के लिए पूरा बाजार खुला है, बिहार का किसान बंगाल में, बंगाल का किसान महाराष्ट्र में बेचेगा, तो हमें भी अंदाजा है कि ये कहना आसान है। और क्या वो 2 एकड़ में जो कुछ क्विंटल अनाज उपजाता है जिसमें आधा से ज़्यादा परिवार के लिए है, बाकी कुछ बचता है कहीं जाके 10 किलोमीटर रिक्शे पर जाके या ठेले पर बेचता है, क्या वो कहीं दूसरी जगह बेच पाएगा या उस निजी मंडी का फ़ायदा उठा पाएगा? या निजी मंडी वाले लोग ऐसे किसानों से बड़े तादाद में किसी ढंग से कोऑर्डिनेटेड ढंग से उसकी फसल खरीदेंगे? एमएसपी अगर 1868 है किसी फसल का, 1975 है, पंजाब को छोड़ दीजिए, हरियाणा को छोड़ दीजिए, बिहार में देख लीजिए 1100-1200 में फसल बिकती है। आप बिहार से हैं, आपको ज़्यादा पता होगी। तो वहाँ पहले से उसकी कीमतों का में उसको मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये डर लोगों को लगता है कि जब निजी रास्ते खोलते हैं उसके एक फ़ायदे भी हैं। देखिए रिफॉर्म से कुछ लोग तुलना करते हैं, 91 के रिफॉर्म से तुलना करते हैं, उसके नफ़ा नुकसान बताते हैं, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है। यहाँ वो किसान है जो गांव में बैठा है, जो जानता नहीं है कि हम इस प्राइवेट सेक्टर से हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो सरकार को जो सहकारी समितियां हैं, एफपीओज हैं, किसानों के लिए जो एक 3-4 साल की पहले प्लानिंग होनी चाहिए थी, सरकार ने वो नहीं किया। और दूसरी बात होता है भरोसे का, कि आप कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से आप उनको भरोसे में लेते हैं। जिसके लिए कानून बना रहे हैं, क्या वो सब स्टेक होल्डर से पहले विमर्श हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर इतनी आशंकाएं हैं तो उन आशंकाओं के साथ सरकार का जिद जिस ढंग से राज्यसभा में पास हुआ हम सब ने देखा। तो ये सारे सवाल हैं। इससे किसानों को लगता है कि कुछ प्राइवेट कंपनियों का बोलबाला होगा, उनको फ़ायदा होगा, हमें नुकसान होगा। हम अब देखिए बिहार के, एक छोटी सी चीज़ बताऊं, 1 महीने या 2 महीने पहले की बात है, मुजफ्फरपुर में गोभी शायद ज़्यादा हुई तो ट्रैक्टर से किसान गोभी रौंद रहा था समस्तीपुर का, परेशान होके। तो वो तस्वीरें हुई। अगले दिन हुआ ये कि रविशंकर प्रसाद ने कैसे बात की, उसकी गोभी दिल्ली में बिक गई, और बिक गई या जैसे भी 80 रुपये में बिकी। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया और 50 पत्रकारों ने ये बताना शुरू किया, पत्रकार मतलब इन्वर्टेड कोमा वाले, कि कैसे फायदा होता है नए कानून का, और देखिए मुजफ्फरपुर की गोभी यहाँ बिक गई या समस्तीपुर की गोभी। लेकिन अगले दिन फिर दूसरे खेतों से आने लगा गोभी। अरे भाई, किसी इंडिविजुअल को किसी ढंग से आपने फायदा, एक मंत्री की नजर गई और वहां से गोभी बिक गई, तो क्या वही व्यवस्था है क्या कि बिहार के
किसी जिले की गोभी दिल्ली में बिक जाएगी 8 रुपए की गोभी, या हापुड़ की गोभी जाकर बंबई में बिकने लगेगी। तो ये व्यवस्था बनाइए, वो बिके तो अच्छी बात है, लेकिन पहले इसके लिए जो रोल आउट होना चाहिए 3 साल का रोड मैप होना चाहिए। सबका यही मानना है, बहुत सारे लोग जो क्रिटिकल, समर्थक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्रिटिकल है उनका यही है कि ऐसा रोड मैप हो, भरोसा हो, तब इस तरह की चीज़ें रिफॉर्म की बात करिए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले ये तमाम आशंका है। अच्छा, एक ये सवाल है कि इस आंदोलन को अब लगातार शुरुआती समय से ही कवर कर रहे हैं, लगातार चीज़ें बदलती भी गई, 26 जनवरी की भी घटनाएं हुई। इस आंदोलन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये क्या है, मतलब वाकई में ये किसानों का आंदोलन है या फिर एक ऐसे मध्यम वर्गों का आंदोलन है जो किसानगिरी से ऊपर उठ चुके हैं? मतलब एक चीज़ें दिखाई जाती है कि देखिए 50 लाख का ट्रैक्टर लेके ये घूम रहा है, देखिए कितना महंगे जीन्स पहने हुए हैं, इनके जूते 25,000 के जूते पहने हुए हैं, कोई किसान नहीं लगता। मतलब किसान का मतलब ये एक इमेज बनाने की कोशिश में, मतलब वो गरीब फटेहाल जूता चप्पल जिसके वही बात पास है। नहीं देखिए अखबारों में, संतोष जी, अखबारों में हम लोग 10 साल 15 साल 20 साल पहले, अभी भी अखबारों में जब किसानों की तस्वीर छपती है सूखे के समय और उस तरह फटेहाली की, तो क्या होता है कि फटी हुई ज़मीन है, ज़मीन में दरारें हैं, किसान खेत में बैठा है, आसमान की तरफ देख रहा है, और या हवाई चप्पल फटेहाल। तो किसानों की छवि वही है, और ऐसे किसान हैं भी, नहीं होते तो ये हर रोज़ अभी भी 20 से 25 किसान अगर खुदकुशी कर रहे हैं, और हज़ारों किसानों की खुदकुशियाँ हो चुकी है 25-30 सालों में। लोग आंकड़े बताते हैं कि 3 लाख 4 लाख किसानों की खुदकुशी हुई है। तो ये हैं भी ऐसी स्थिति में किसान, लेकिन वही किसान अगर थोड़ी बेहतर स्थिति में है और वैसी तस्वीरें अगर दिखती है तो उनको खारिज करना कि एक किसान नहीं है, मुझे लगता है गलत है। अभी आप गाजीपुर में आपने जिन लोगों को देखा होगा, वो ट्रैक्टर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं या हरियाणा से आए हैं, वो किसान है। किसी को 2 बीघा होगा, किसी को 5 बीघा होगा, और किसी को 10 बीघा है, तो वो उसका अपराध तो गुनाह तो नहीं है। और अगर पंजाब के किसान ने 25-30 सालों में खेती में एक विशेषज्ञता हासिल की और उसके बाद कर्ज लेके, लोन लेकर, जैसे जैसे उसने खेती को एक उस तरह से व्यवस्थित तरीके से इस स्थिति में लेके आया कि ट्रैक्टर खरीदता है, वो फसलों को एक आधुनिक यंत्र के सहारे अगर फसल पैदा करता है तो गलत नहीं है। हमने हार्वेस्टिंग के तमाम हथियार, 20 हथियार ने उपकरण बोलूँगा, 10-20 साल 25 साल पहले पंजाब के खेतों में ही चलते देखे। हमने कभी नहीं देखा, बिहार में वैसा अभी भी नहीं दिखेगा आपको, लेकिन पंजाब में अगर हार्वेस्टिंग होगी तो आप देखेंगे कि एक हाँ, तो पंजाब में अगर होगा तो ऐसी चीज़ें आप देखते हैं। तो इसलिए वो किसान चूंकि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा हम जारी रखें, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और हम अजीत अंजुम जी से इसकी राजनीति को भी समझना चाहेंगे कि इसका क्या आने वाले समय में, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने करीब से देखा है। अन्ना आंदोलन के दौरान सत्ता परिवर्तन की भी चीज़ें इन्होंने महसूस किया। हमने शुरुआत इसी अन्ना आंदोलन से किया था कि वो आंदोलन और इस आंदोलन में क्या बड़ा फर्क है। लेकिन आपको लगता है कि अन्ना आंदोलन तो भ्रष्टाचार के जैसे मुद्दे को लेकर था, वो एक देश का एक मध्यम वर्ग जो बहुत परेशान था, नौकरी पेशा वर्ग, मध्यम वर्ग, वो उसके करप्शन का वो चरम दौर था, कोल घोटाला, CWG, ये वो, तो उससे परेशान, CWG, तो उससे परेशान लोग सरकार को बदलने के मन मिजाज से चाहते थे। करप्ट सरकार है, वही बुनियादी तौर पर एक मध्यम वर्ग का बड़ा आंदोलन था। शुरू रामलीला मैदान या जंतर मंतर से हुआ, लेकिन वो इस बड़े लेवल पर गया कि अगर बीजेपी की ताजपोशी हुई तो उसकी भी बुनियाद अन्ना आंदोलन से पड़ी। और केजरीवाल तो दूसरी बार सरकार में है, अगर उस 42 दिन और बाकी जोड़ें तो तीसरी बार हो जाएंगे, तो वो भी अन्ना आंदोलन से था, लेकिन यहाँ वो नहीं है। नहीं, यही सवाल मेरा है कि ये आपको लगता है कि एक इस देश की जो बुनियादी सवाल है, मतलब भ्रष्टाचार तो चीज़ें बदलती रहती है, वो ऐसा, लेकिन ये बुनियादी सवाल पे पहली बार आज़ादी के बाद एक इमरजेंसी के समय एक सरकार के किसी फैसले के खिलाफ लोगों का गुस्सा, वो भी भ्रष्टाचार ही वो मतलब। लेकिन किसान, मजदूर, एक बुनियादी सवाल के मजदूर पैदल चले जा रहे हैं, और उसके बाद ये किसान का मसला आ गया। तो आपको लगता है कि आज़ादी के 70-72 साल बाद किसी बुनियादी सवालों पर देश में जवान और किसान आमने सामने हैं, सामने जवान हैं, एक ही घर का जवान सामने है और किसान इस तरफ है, तो आपको लगता है कि ये बुनियादी सवालों पर पहली बार देश में ये आंदोलन देखने को मिल रहा है? देखिए, 32-33 सालों में पहली बार किसान जरूर देश की राजनीति और सत्ता और मीडिया सबके सेंटर स्टेज में। 88 में महेंद्र सिंह टिकैत ने
वोट क्लब पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। लाखों किसान, लोग कहते हैं 5 लाख किसान थे। मैं 89 में दिल्ली आया, मैंने तस्वीरें देखी और उनकी कहानियाँ जानता हूँ। और किसानों की समस्या, बिजली बिल को लेकर या और भी जो किसानों से जुड़े मुद्दे थे, उसको लेकर टिकायत आंदोलन करते रहे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। लेकिन बीते 30 सालों में मुझे ऐसा नहीं कभी ध्यान है कि किसानों का मुद्दा इतने बड़े पैमाने पर सेंट्रल स्टेज में आया। और अगर टिकायत का भी था तो इशू स्पेसिफिक था, इलाका स्पेसिफिक था कि यूपी के लोग थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनके बेल्ट के लोग थे। लेकिन ऐसे कई राज्यों के किसान, और इनकी अगर मांग है, देश भर के किसानों के मुद्दे से जुड़ी मांग है। कोई यूपी में बिजली माफ करो की मांग खाली नहीं है या वैसी मांग नहीं है। तो मुझे लगता है सेंटर स्टेज पर किसानों का ये मुद्दा आया है, जिसकी कल्पना हम सब ने नहीं की थी, सरकार ने तो बिल्कुल नहीं की थी। अगर सरकार ने ये कल्पना की होती संतोष जी, तो जिस सरकार ने 20 सितंबर को उस तरह से ध्वनि मत से, बहुमत न होने के बाद भी राज्यसभा में पास करा लिया, और उसके बाद आप 11 मीटिंग में संशोधन पर भी आए, और फिर उसके बाद आप 1.5 साल को होल्ड करने, ठंडे बस्ते में भी डालने पर आए, तो यहाँ तक तो झुककर चलकर आए। क्यों आए? क्योंकि ये किसान पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से अलग अलग सीमाओं पर आकर बैठ गए। तो यहाँ बैठे तब आप संशोधन पर आए, तब आप 1.5 साल पर आए। हो सकता है आगे निगोशिएशन हो और कुछ हो, 1.5 से 2 हो, जो भी हो, मैं नहीं जानता। तो ये स्थिति अब आई। इसका मतलब किसानों ने जो आंदोलन किया और किसानों ने जो देशव्यापी ऐसे ढंग से अपने मुद्दे को उठाया, तो ये एक सेंटर स्टेज पर देश पहली बार देख रहा है। किसानों की खुदकुशी की खबरें सिंगल कॉलम में छप के निपट जाती, छपती भी नहीं। हर रोज 15, 12, 20, 18 जो भी मरते हैं, उसमें एक कहीं उस इलाके के लोकल अखबार में छपती होगी। उसके लिए अभ्यस्त हो गए कि किसान है तो बुंदेलखंड में, महाराष्ट्र में, विदर्भ में खुदकुशी करेगा ही, किसी को नहीं चौंकाती है। 20 साल पहले थोड़ी चौंकाती थी, 30 साल पहले। तो अब ये चीज घर घर में विमर्श हो रहा। अन्ना ने क्या किया? अन्ना आंदोलन के समय घर घर में विमर्श होने लगा। करप्शन है, गुस्सा है, आक्रोश है, हर घर में आदमी बात करने लगा पहली बार, पॉलिटिक्स पर, अन्ना पर, सरकार पर। अभी भी हर घर में अब किसान पे बात हो रही है। वो समर्थन में हो, विरोध में। बहुत लोग कह रहे हो इसके पीछे राजनीति है, इसके पीछे फलना है, इसके पीछे वो है, कांग्रेस है। जिसकी जो धारा है उसके हिसाब से किसानों को चिन्हित कर रहे हैं। जहां हम पुल पर हैं NH-24 पर, इसके ठीक नीचे 28 तारीख को बीजेपी के लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, 25-50 लोग, 60 लोग उनके थे, नारे लग रहे थे, लठ बजाओ दिल्ली पुलिस, हम तुम्हारे साथ हैं। और गुर्जर का एक बयान आया कि दिल्ली पुलिस इन्हें शूट करके भगाए, सब आतंकवादी हैं, नहीं तो हमारा समाज जूते मारकर भगा देगा। तो ये सोचने वाले लोगों से आप इनके कंसर्न को समझेंगे नहीं है। वो सारे लोग पहले इनके खालिस्तानी, चीनी सब मान रहे। लेकिन किसान हैं, वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आपको पता चल चुका होगा, पंजाब में थोड़े किसान समृद्ध हैं। समृद्धि अगर किसानों के हिस्से में उनकी फसल और उससे आई है तो इसके लिए वो गुनाहगार नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन को आप लगातार कवर कर रहे हैं, लगातार चीज़ें बदलती रही, जो सिंधु बॉर्डर और उस जगह पे केंद्रित था, अचानक ये चीज़ें बदली हैं, इसका राजनीतिक मायने अगर हम समझना चाहें, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि पानी हटा दिया गया, बिजली काट दी गई है, लेकिन देर रात जो है पुलिस फोर्स वापस होने लगा, बिजली बहाल कर दी गई, जो शौचालय का व्यवस्था था वो लगा, सरकार अचानक हरकत में आ गई है। इसकी अगर पॉलिटिकल मायने हम समझना चाहें कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये हलचल जब से बढ़ा है, सरकार की बेचैनी बढ़ती जा रही है, इसका पॉलिटिकल क्या हो सकता है? देखिए, उसको अभी आकलन नहीं कर सकते कि पहले सरकार को लगता होगा कि चलो पंजाब की 14 सीटें या उत्तराखंड की 1-2 सीटें अगर ये हमें नहीं भी मिलती है, पंजाब के लोग नाराज़ होते हैं, सिख नाराज़ हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? पंजाब में अकाली दल पहले सरकार और NDA से अलग है, आम आदमी पार्टी का कुछ ये है, अमरिंदर सिंह है, तो सरकार माइनस मान रही होगी कि 543 में 10-12 माइनस हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से सरकार ने निगेट किया पंजाब के लोगों को कि वो हमारे खाते से बाहर हो चुके। लेकिन ये जो 28 तारीख को यहाँ हुआ और राकेश टिकैत के उन आंसुओं ने, मैं तो कहूँगा, इस आंदोलन को पुनर्जन्म दिया। नहीं तो हम सब लोग यहाँ थे और लग रहा था कि यहाँ उखड़ चुका, और पुलिस ने ऐसी तैयारी की थी कि लंगर वालों को फ़ोन करके अधिकारियों की तरफ से एक दिन पहले कहा गया था कि आप यहाँ से समेटो, और बहुत कुछ समेटा जा चुका था। बहुत किसान, ऐसा भय का माहौल बनाया गया था 27-28 को कि लोग गए भी थे बहुत। लेकिन उस दिन जो हुआ और उसके बाद उस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं कि कैसे उसके बाद किसानों का जत्था है, और बदली हुई तस्वीर में ठीक उल्टा है। पहले 10-20% यूपी हरियाणा के लोग, 70-80% सिख जो बाजपुर और उत्तराखंड तराई के लोग। आज ठीक उल्टी स्थिति है, यूपी के लोगों की तादाद आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है सरदारों की तुलना में, और ये सरकार की चिंता है क्योंकि ये सब लोग यूपी से आ रहे हैं और जाट वोट बैंक मोदी और योगी का वोट है।
संजीव बलियान से लेकर वो इलाके सारे आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर जहाँ दंगे हुए, क्यों हुए। तो ये जो जाटों का, जो जाट अस्मिता के नाम पर जो लोग आ गए, और उसका असर हरियाणा में भी दिख रहा है कि जिंद से, सोनीपत से, पानीपत से, हिसार से लोग यहाँ आ रहे हैं। वो सब लोग जो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर जाते थे या वहाँ भी नहीं जाते थे, वो आए। और मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, कल के वीडियो मैंने भी बात की, वो पहली बार आए। आंदोलन के 70 दिन हुए, 65वें दिन टिकैत के आंसू थे, 66वें दिन वो आए। इसका मतलब 66 दिन तक, 65 दिन तक वो घर से नहीं निकले थे। वो निकले तब जब 28 तारीख की बात हुई। और यही बेचैनी सरकार में होगी, क्योंकि 2022 में यूपी का चुनाव है, जिसके अब 13 महीने जिसके रह गए, 14 महीने। तो कहीं न कहीं सरकार ये सोच रही होगी कि इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या होता है। अब यहाँ पॉलिटिकल नेता भी कुछ आ रहे हैं, हालांकि उनको मंच के नीचे, चूंकि संयुक्त मोर्चे ने कहा है तो मंच के नीचे होते हैं, लेकिन अभय चौटाला, संजय राउत आए, दीपेंद्र हुड्डा, बहुत सारे नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू, ये सब आ रहे हैं। पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो फायदा उठाने की कोशिश ऐसे हर आंदोलन से करती है, जैसे अन्ना में बीजेपी ने किया। अन्ना से एक नई पार्टी ही पैदा हो गई केजरीवाल की, लेकिन जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बीजेपी थी। यहाँ भी बहुत सारे लोग अपने वोट तलाश रहे होंगे। तो आगे क्या होता है, मुझे लगता है अभी थोड़ी जल्दी है, लेकिन ये आंदोलन अगर ऐसे विस्तार होता है तो जो वोट बैंक है उसको नुकसान होने का खतरा है। ये एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन का जो स्वरूप बदला है 26 जनवरी के बाद, केंद्र की सरकार जो अमूमन बहुत बदलाव किया, नोटबंदी हो चाहे जीएसटी, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, इसमें भी बदलाव के मूड में है, लेकिन पहली बार सरकार मतलब अगर, क्योंकि ये बार बार कहती है कि हम हर चुनाव के बाद, जैसे बिहार चुनाव इन्होंने जीता तो कहा कि भाई कृषि कानून पर बिहार के वोटरों का रेफरेंडम आ चुका है, बंगाल में जीतेंगे तो फिर कहेंगे कि भाई हम अपने तरीके से। लेकिन पहली बार आपको लग रहा है कि ये अब चीज़ें बदल रही हैं, वो उस नैरेटिव को चलाने की जो वो कोशिश कर रहे हैं उसमें खुद उलझते जा रहे हैं? देखिए, मैं इसको लेकर जो 2-3 चुनाव हुए, बड़ा ट्रिकी सवाल है कि ये लोग ये जानते होंगे, जो पीछे चारों तरफ दिख रहे हैं, यहाँ सड़क पर हैं क्योंकि राकेश टिकैत रो गए, तो बहुत सारे लोग वो आ गए जो नहीं पहले नहीं आए थे, और उन्हें लगा कि एक किसान का नेता या किसान के मुद्दे पर जो शख्स जो बैठा था वो फंस गया है या परेशान है, तो हमारी मदद, हमारी एकजुटता की ज़रूरत है। इसलिए हज़ारों लोग गाजीपुर बॉर्डर आ गए, धुरी बन गई। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता अभी कि 2022 में जब चुनाव होगा तो जो सब लोग आज बहुत गुस्से में हैं वो सब लोग ठीक उलट जाकर वोट देंगे जिन्होंने 2017 और 2019 में मोदी को वोट दिया है। ये स्थितियाँ 2014 के बाद बदली है, तो इसलिए वो कहने का जोखिम मैं नहीं लूंगा। लेकिन इतना जरूर करूंगा कि सरकार को ये जोखिम जरूर नजर आ रहा है। सरकार को ये खतरा नजर नहीं आता तो उस रात 10 बजे यहाँ से पुलिस की रवानगी वैसे नहीं होती। यहाँ 2000 पुलिस वाले थे, 400 किसान होंगे। सरकार को जब लगा कि बागपत से खबर आने लगी, मुजफ्फरनगर से खबर आने लगी, बड़ौत और बाकी जगह से कि वहाँ लोग नाराज होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो सकते हैं, महापंचायत का ऐलान हो रहा है, तो उन्हें लगा ये तो हमारा वोट बैंक है, ये छिटकेगा, इसका असर 100 सीटों पर पड़ेगा जो जाट बहुल सीटें, और उसका असर हरियाणा में भी पड़ेगा। तो उस सरकार ने तय किया कि छोड़ो अब इनको बैठने दो, और उसके बाद पुलिस की रवानगी हम लोग के सामने हुई। लेकिन अभी वक्त है, 13 महीने हैं यूपी के चुनाव में, और उसके बाद बहुत सारे फैक्टर आखिरी 2 महीने में कैसे होता है, क्या होता है, कैसे पोलराइज होता है, इसका जख्म अगर है तो रहता है कि नहीं। और उन सबसे इम्पोर्टेंट ये आंदोलन का आगाज यहाँ तक हमने 70 दिन तक देखा, बीच के एक झटके के बाद इसका अंजाम बहुत मायने रखेगा कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होता है, और अंजाम से कुछ दिशा तय होगी। अभी हम नहीं जानते कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा। प्रधानमंत्री ने कहा एक कॉल पर फोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो फोन कॉल करेगा कौन? और एक फोन कॉल की दूरी में एक शर्त है कि उसी प्रस्ताव पर हम प्रस्ताव आपके लिए, जैसे होता है कि आपको कहेगा कि आप लाल जैकेट पहन के आएंगे तो हमारे घर के दरवाजे खुलेंगे, और आपको लाल जैकेट से एलर्जी है कि लाल में जीवन में नहीं पहनूंगा, तो अगला तो दरवाजा तभी खुलेगा जब लाल जैकेट पहन के जाएंगे। ये कह रहे हम लाल जैकेट पहनेंगे नहीं, वो कह रहे हमारे दरवाजे खुले हैं। तो कहानी यहाँ फंसी है। वो रास्ता कैसे खुलेगा वो आगे आने वाले समय में हमें इंतजार करना पड़ेगा, और उससे बहुत सारी चीजें आंदोलन के अंजाम से तय होंगी। अच्छा, एक ये सवाल है कि संघ को लेकर, मतलब सरकार अलग चीजें हैं, संघ इस मामले को लेकर किसान, मजदूर, स्वदेशी, इन सब चीज़ों को लेकर एक संगठन खड़ा कर रखा है, और मजबूती के साथ उनका चुनाव में भी वो इस्तेमाल करते हैं। संघ के अंदर मतलब जो हमें लगता है कि संघ का नुकसान जितना कांग्रेस या बाकी जो आदर्श बुद्धिजीवी रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर संघ पर हमला करते रहे हैं, पहली बार संघ अपने ही सरकार में अपने ही विचारधाराओं के विपरीत
वो उन चीज़ों को देखने को मजबूर है, इसकी क्या वजह है? नहीं, संघ की का भी जो किसानों की इकाई है, शुरुआती दिनों में अगर देखें तो उसकी नाराज़गी थी इस कानून को लेकर। बाद में थोड़े डाइल्यूट हुए जब प्रस्ताव संशोधन के आने लगे कि हाँ किसानों की चिंताएं उस संशोधन में दूर हो रही है। लेकिन जो संघ की जो किसान शाखा है वो इन कानूनों के खिलाफ थी। अब चूंकि एक हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हैं और हस्तिनापुर के सिंहासन पर मोहन भागवत हैं, तो सिंहासन के चारों तरफ जो लोग हैं वो उसी हिसाब से सिंहासन की परिक्रमा करते हैं, कभी थोड़ा आगे जाते हैं, कभी नाराज होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद भी उस हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ ही रहेंगे। वो गेज कर रहे होंगे, नीचे समझाने की भी कोशिश कर रहे होंगे, और शायद वो प्रस्ताव उनके लिए एक बचने का एक स्केपगोट, एग्जिट रूट मिलता है कि वो कहते हैं कि 12-13 चीज़ें, तो जैसे इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था सिविल कोर्ट को लेकर कि ये एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब एसडीएम कोर्ट, पता है कि एसडीएम और डीएम का ट्रांसफर एक फ़ोन पे कैसे होता है, मुख्यमंत्री की भी जरूरत नहीं, मुख्य सचिव ट्रांसफर कर देता है, तो वहाँ कैसे फैसले हो सकते हैं। सिविल कोर्ट भारतीय न्यायिक व्यवस्था है, तो लेकिन सरकार अगर उसके लिए तैयार होगी, जो कहा गया 10-12 प्रस्ताव पर, तो मुझे लगता है उसको भी सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, उनकी भी चिंता है, और वो सरकार बनने, बीजेपी को वोट मिलने और जीतने में ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम करते हैं वो इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। और उत्तर प्रदेश से जिस तरह से लोग उठ के आए, हरियाणा से जो लोग उठकर आ रहे हैं, अब कोई 1-2 छिटपुट इस्तीफे भी हो रहे हैं। किसी के बीजेपी का एक विधायक ने इस्तीफा दिया, हालांकि अवतार सिंह भडाना कब कहाँ रहेंगे कोई नहीं जानता उनके अलावा, लेकिन ऐसे लोग आ रहे हैं। तो कहीं ये बेचैनी उस संगठन के भीतर भी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखिए कि वो अपने उस दायरे से बाहर जाकर कोई किसानों के साथ आने वाले हैं। लेकिन लगता है कि पहली बार नागपुर की जो एक वाजपेयी जी के समय में जो चीज़ें धमक दिखती थी नागपुर का, वो धमक अब कमज़ोर होता जा रहा है, पार्टी केंद्रित होती जा रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन वाजपेयी से ज़्यादा बड़े कद के मतलब वोट बैंक के हिसाब से मोदी बने, ये तो नंबर आंकड़े गवाह है। वाजपेयी की सीट 200 नहीं पार कर पाई, मोदी की सीट 300 से ज़्यादा है, तो जो जीता सो सिकंदर होता है। तो मोदी का कद इस दौर में मतलब इंदिरा गांधी के बाद, राजीव गांधी को 1984 के बाद जो इंदिरा का वोट बैंक था, सबसे अधिक सीट पाने वाला नेता है दूसरी बार, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नागपुर की धमक या कमज़ोर पड़ रही है या संघ का, शायद ये नहीं मानूंगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हो। एक नेता जब बड़ा हो जाता है, उस संगठन का से निकला हुआ, इतना बड़ा जरूर हुआ है कि कुछ बातें वो उन असहज स्थितियों में भी मना पाने की स्थिति में होंगे। अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन चलते चलते फिर कहेंगे कि ये आंदोलन आने वाले समय में, बिहार चुनाव में भी लगातार हम लोग बात करते रहते थे, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी वहाँ भी, कितना बड़ा बैटल फील्ड बनता जा रहा है ये आंदोलन राजनीतिक रूप से। अगर मैं एक ही लाइन में कहूँगा, वो उसका पता इस आंदोलन के अंजाम से होगा। अगर अंजाम वो होता जो 28 तारीख को हो रहा था, तो आंदोलन दम तोड़ रहा था, दम तोड़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब 5 दिन की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। स्थितियां इतनी अलग हैं कि यहाँ यूपी के लोग इतने आ गए, हरियाणा के लोग इतने आ गए। वो नुमाइंदगी जिस पर सवाल थे कि पंजाब के सिख ज़्यादा हैं, हरियाणा के चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, तो अब वो मुट्ठी खुल के हथेली में लोग आ गए। तो ये आने वाले समय का हमें इंतजार करना चाहिए कि आंदोलन का अंजाम क्या होता है। आप क्या मानते हैं? मैं इस पर कोई ऐसी रिस्क वाली बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि 28 तारीख को जो हो रहा था हमें नहीं पता था। 28 तारीख को जो अप्रत्याशित चीज़ें हो रही थी किसी को नहीं पता था। 26 को जो हुआ वो प्रत्याशित हुआ, किसी को नहीं पता था। तो ऐसी चीज़ में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जब देश की बहुत बड़ी तादाद किसानों की नाराज़ है, तो जहाँ हिंदू मुस्लिम करके आपका काम चल रहा है, जहाँ आप पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल के या कश्मीर के मुद्दे को उठा के, जहाँ ट्रिपल तलाक के मुद्दे को उठा के, जहाँ एनआरसी को उठा के, जहाँ ऐसे मुद्दे को आप सेंटर स्टेज में लाकर जिससे किसी का घर परिवार नहीं चलता हो, बेरोजगारी के मुद्दे को ढक्कन में बंद करते हैं, तब वहाँ अगर ऐसे किसान खड़े होते हैं जो उनका बुनियादी इशू है, जो कोर इशू है, अगर ये गांव-गांव तक पहुँचता है तो यकीनन एक बहुत बड़ा फैक्टर अगले आने वाले समय में चुनाव में बन सकता है। चलिए, इस खास कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को समझिए, जिन चीज़ों को हम समझने के लिए गाजीपुर बॉर्डर आया है कि बदलाव में वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन नैरेटिव बदला है, ये अब महसूस होने लगा है। जिस तरीके से आम किसान सड़कों पर है, इससे पहले तमाम आंदोलन को अपने तरीके से वो साधते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि वो उनकी तमाम कोशिशें
चाहे वो प्रशासनिक कोशिशें हो या बाकी जो उनके संस्थागत जो संस्था है उनके सहारे जो कोशिश साधने की कोशिश की गई है, वो कोशिश इस बार साफ दिख रहा है कि एक तरफ जवान खड़े हैं, संगीन के साए में किसान दूसरी तरफ खड़े हैं, और जिस नारे के सहारे इस देश की खूबसूरती को देखने की कोशिश होती रही है, जय जवान और जय किसान, आज जवान और किसान दोनों आमने सामने हैं। अब देखना है कि इसमें सियासत की जीत होती है या फिर किसान और जवान एक साथ खड़े होते हैं। चलिए इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते